गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अपने इस चैनल पर 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने लिविंग वर्ड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। वो क्वेश्चन सॉल्व कराना सिर्फ इतना ही था कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, है ना। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे और कुछ PYQ भी थे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे। मेरा टारगेट है कि मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन करवा दूँ, पर आप थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा सा रखना कि हम कुछ समय बाद क्या करेंगे, आपको मैटर भी अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे। विद हैंड रिटन नोट्स होंगे और मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। और आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, आप कमेंट्स कर दिया करो, हम मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी जीव जगत का वर्गीकरण। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। आप कोशिश करना कि आप दोनों लैंग्वेज को समझ सको। आपको जहाँ पर भी लगे आप कमेंट किया करो। कोशिश करूँगा कुछ समय बाद मैं लाइव आऊँ और आपको पढ़ाऊँ। ठीक है। तो आज चैप्टर नंबर सेकंड जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, वर्गीकी टैक्सोनॉमी में सभी श्रेणियाँ कैटेगरीज मिलकर क्या बनाती है। मैंने जो लिविंग वर्ड आपको सॉल्व करवाया था तब भी आपको बताया था, ये सब मिलकर एक चीज़ का निर्माण करेगी। उस चीज़ का नाम क्या होता है, वर्गीकी पदानुक्रम होता है, यानी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। जैसे कि सबसे बड़े जगत होते हैं, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। ये सब बातें मैंने आपको लास्ट चैप्टर में अच्छे से बताई भी थी। अब आपको इस क्रम को क्या कहते हैं, इस क्रम को हम कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है। अब इस क्रम में जितनी भी ये सीरीज दे रखी है हमें, इनके हर एक को हम क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। ठीक है। और इनके हर एक मेंबर को टैक्सा कहते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। पैंथरालियो तो किसका नाम आपको पता है, ये शेर का नाम है। किसका नाम है, शेर का नाम है। ठीक है। अब जब हम आगे बात करेंगे, मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका नाम है, ये आम का नाम है। ठीक है। और जो सोलेनम ट्यूबरोसम है वो आलू का है। और जो होमो सेपियंस है ना, ये किसका नाम है, मानव का वैज्ञानिक नाम है। इसमें होमो तो है वंश यानी जीनस, और जो सेपियंस है वो क्या है, जाति है। ठीक है। कभी भी जब द्विनाम पत्ते में हमने नाम पढ़े थे तब इसमें दो चीज़ होती है, एक वंश और एक जाति। ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वंश यानी जीनस पैंथेरा की जातियां कौन से समान लक्षण साझा करते हैं। पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता 9, तैरने की क्षमता 9, एक कठोर बाह्य कंकाल 9। कई सारे समान लक्षण, जैसे कि पैंथेरा है, एक वंश है, उसमें पैंथेरा लियो भी आएगा, पैंथेरा टाइग्रिस भी आएगा, पैंथेरा पार्डस भी आएगा, यानी चीता भी आएगा, बाघ भी आएगा और शेर भी आएगा। इन सब के अंदर कुछ ना कुछ सामान्य लक्षण होंगे, क्योंकि एक बिल्ली वाली फैमिली फैलिडी से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, कई सारे सामान्य लक्षण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमें वर्गीकी वर्गीकरण या टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में एक कुल को दूसरे कुल से अलग करने की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। यानी हमें वर्गीकी जो वर्गीकरण होता है ना, उसमें एक फैमिली जो होती है उसमें हमें अलग करना होता है, उसमें हमें क्या क्या होनी चाहिए, कुछ मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए। इसमें हम मेन बात देखते हैं कि अगर हम कुल को पादप जातियों की वनस्पतिक और प्रजनन विशेषताओं के आधार पर क्या करें, अभिलक्षित करें, तो एक संबंधित वंशों का समूह होता है जिसमें वंश और जाति की तुलना में थोड़ी कम समानताएं होती है। ठीक है। वंश और जाति स्तर पर समानताओं की तुलना कुल को परिभाषित करने में सहायता है। यानी हम क्या कर दें, अगर हम इस ऑप्शन नंबर 1 को देखें, इसमें क्या लिखा है, वंश और जाति के बीच समानताओं की संख्या। अगर जाति मिलेगी तो वंश बनेगा, और वंश मिलकर क्या बनाएगा, कुल बनाएगा। इसमें क्या पूछा हुआ है, एक कुल को दूसरे कुल से अलग करने की मुख्य विशेषताएं किस में होती है। जिसमें बहुत सारे वंश होंगे उससे मिलकर कुल बन जाएगा। तो वंश और जाति के बीच समानताओं की संख्या क्या बना देगी, हमारे एक कुल का निर्माण कर देगी। ये उसकी क्या बन जाएगी, मुख्य विशेषता भी बन जाएगी। ठीक है ना। पादपों में कुल को अभिलक्षित करने के लिए किन विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें देखो, केवल प्रजनन विशेषताएं नहीं, केवल वनस्पतिक विशेषताएं नहीं, वनस्पतिक और प्रजनन दोनों प्रकार की विशेषताएं जो होती है वो कुल को परिलक्षित करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जंतुओं में वंश यानी जीनस पैंथेरा होता है, फेलिस्किल्स कुल से संबंधित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो,
इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जंतुओं में एक वंश है पैंथेरा, और फैलिस किस कुल से संबंधित है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, ये जो फैलिस वंश है बिल्ली का है, और जो फैलिडी है ना ये फैमिली है। फैलिडी क्या है, एक फैमिली है, और किसकी फैमिली है ये, बिल्ली वाली फैमिली है, यानी इसमें कैट फैमिली बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कैट फैमिली बोलते हैं। और जो होती है ना कैनेडी, ये डॉग फैमिली है, ठीक है ना। सोलनसी आलू वाली है, और कैनेडी और फैलिडी को हम एक साथ नहीं रख सकते। इसमें पूछा है जंतुओं में वंश पैंथेरा, आपको पता ना शेर चीता बाघ ये जितने भी आते हैं सब बिल्ली वाली फैमिली यानी कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, फैलिडी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वर्गीकी पदानुक्रम में वंश और जाति के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, ये बोलता है कि जो वर्गीकी पदानुक्रम है उसमें जो वंश और कुल है उसके बीच में क्या समानताएं हैं। कुल जो होता है ना, कुल वो क्या होता है, संबंधित वंशों का क्या होता है, एक समूह होता है। ऑप्शन नंबर एक क्या कहता है, कुल जो होता है वो एक संबंधित वंशों का समूह होता है। क्या कुल संबंधित कुला का समूह होता है, क्या फैमिली जो होती है वो सभी फैमिली का समूह होता है, बिल्कुल नहीं। एक फैमिली को बनने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे वंश चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। कुल संबंधित जातियों का समूह है, संबंधित जातियों का समूह तो क्या होता है हमारा, वंश होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट हो गया। कुल संबंधित पादपों का समूह है, ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कुछ पादपों का समूह मिलकर जाति का निर्माण जरूर कर सकते हैं, पर एक कुल का निर्माण नहीं कर सकते। कुल संबंधित वंशों का समूह है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, एक कुल फैमिली में शामिल विभिन्न वंशों के बीच कितने समान लक्षण होते हैं, है ना। एक कुल है उसमें शामिल जो विभिन्न वंश है उसमें कितने सारे क्या होते हैं, समान लक्षण होते हैं। बहुत सारे होते हैं, कोई नहीं होते हैं, अधिक होते हैं, कुछ होते हैं। यानी एक फैमिली है उसमें ना विभिन्न वंश है, एक ही वंश शामिल है, अलग अलग वंश शामिल है, तो कुछ कुछ लक्षण सब में क्या होंगे, समान होंगे। सारे नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होंगे, और बहुत सारे होंगे ऐसा नहीं, कुछ एक लक्षण होंगे जो क्या होंगे, समान होंगे, बाकी सब अलग अलग होंगे, क्योंकि अलग अलग वंश है तो अलग अलग ही होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वर्गीकी पदानुक्रम में कुलों और गण के बीच क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर में हमसे इतना ही पूछा है, एक वर्गीकी पदानुक्रम है, टेन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, उसमें जो फैमिलीज और ऑर्डर है उनके बीच क्या संबंध होता है। आपको ही पता है गण एक उच्च श्रेणी, गण क्या कुल से बड़ा है, उच्च श्रेणी का है, और वो कुल का एक ग्रुप है ना, इसलिए उसमें कुछ समान लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो वर्गीकी पदानुक्रम में कुल और गण के बीच क्या संबंध है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, आप कोशिश करो। ऑप्शन नंबर ए में तो क्या लिखा, गण संबंधित क्या है, कुलों का एक समूह है। इसके लिए ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट है, आपको ही पता है बहुत सारे कुल मिलकर एक गण का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में कोई डाउट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गण संबंधित वंशों का समूह बिल्कुल भी नहीं है, गण संबंधित जातियों का समूह ये भी नहीं है, गण संबंधित पादपों का समूह ये भी नहीं है। ऊपर जैसा क्वेश्चन ये था, दोनों क्वेश्चन हमने कोशिश कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमसे, पादपों में गण ऑर्डर पोलीमोनियल्स की पहचान के लिए पहचान के लिए मुख्य विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। यानी पादपों का गण होता है पोलीमोनियल्स, ठीक है। उस गण के अंदर जो हम देखते हैं, कौन सी विशेषताएं हम देखते हैं, आपको पता है ना, एक फैमिली होती है कॉन्वोवुलेसी, सोलेनेसी, ये सब पादप कुल है ना, सभी इसी में आते हैं, किसमें, गण पोलीमोनियल्स में। कौन कौन से फैमिलीज, कॉन्वोवुलेसी आ जाती है, सोलेनेसी आलू वाली आ जाती है, ये सब फैमिली जो है ना एक गण है हमारा पोलीमोनियल्स, इससे संबंधित है। तो ये सब इनकी क्या आती है, पुष्पीय विशेषताओं से संबंधित होगा, किससे हो जाएगा, पुष्पीय विशेषताओं से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है कि वह कौन सी उच्च श्रेणी जिससे संबंधित गणों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे गण मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आपको भी पता है बहुत सारे गण मिलकर एक वर्ग का निर्माण करने वाले, इजी क्वेश्चन है। मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों और पक्षियों जैसे जंतुओं के वर्गों के साथ स्तनधारियों को भी शामिल करने वाली अगली उच्च श्रेणी क्या है। ठीक है ना। कुछ मछलियाँ थी, आपको पता है मछली अलग से होती है, पर टेट्रापोडा में उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं, पक्षी आते हैं, और कौन से आते हैं, स्तनधारी मैमल्स आते हैं। पक्षी तो खुद एक अलग से बड़ी सुपर क्लास है, पीसीज। एक सुपर क्लास कौन सी है हमारी, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर कुछ सारी क्लासेस होती है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है मछली भी है, उभयचर भी है, सरीसृप भी है, और पक्षी भी है, और कुछ स्तनधारी भी शामिल है, यानी सारे स्तनधारी भी शामिल है। तो हम इनको किस में रखेंगे, तो ये एक ही संघ में आ जाएंगे, उस संघ का नाम क्या हो जाएगा हमारा, कोर्डेटा, है ना।
इस कोडेटा संघ के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे शामिल हो जाएंगे, पांचों के पांचों आ जाएंगे, तो सबसे बड़ी उच्च श्रेणी हो जाएगी। ये हमसे पूछ रहा है ना, उच्च श्रेणी की बात कर रहा है, उच्च श्रेणी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, संघ हो जाएगी। यहाँ पे जगत तो दे नहीं रखा, अगर जगत देते तो हम पादप भी कर देते, सॉरी जंतु जगत कर देते, सॉरी क्या कर देते हैं, जंतु जगत कर देते। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वर्गीय की टैक्सोनॉमी में उपयोग किए जाने वाले नियम और सिद्धांतों का उद्देश्य क्या होता है। इनका सिंपल सा उद्देश्य होता है जीवों के अध्ययन को अधिक सुगम और कुशल बनाना। यानी हम घर पे कभी भी हम शॉपिंग करते हैं, यानी हम किसी मॉल में गए, हमने शॉपिंग की, हमने सभी सामान खरीदा, ग्रोसरी का खरीदा, स्टेशनरी का खरीदा, अपने घर में जितनी भी आवश्यकताएं होती है घरेलू, वो सब हमने खरीद ली। पर घर आके हम क्या उसको सारे सामान को ऐसे छोड़ देते हैं, फिर हमको उससे क्लासीफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। खाने वाला सामान रसोई में रख दिया, वो वाला सामान वहाँ रख दिया, यानी हर सामान को हम डिवाइड करते हैं। वैसे भी अगर हमें किसी भी चीज़ को सुगम बनाना है, आसान बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। टैक्सोनॉमी में उपयोग किए जाने वाले नियम और सिद्धांत का उद्देश्य सबसे बड़ा यही होता है जीवों के अध्ययन को अधिक सुगम बनाना और अधिक कुशल बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वर्गीय की टैक्सोनॉमी के मूल तत्व क्या होते हैं। क्या होते हैं मूल तत्व। मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, और फिर लास्ट में क्या करते हैं कि हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने आपको पहले ही बताया था। इंडियन मतलब आई से आइडेंटिफिकेशंस, क्या होता है आई से आइडेंटिफिकेशंस, फिर नॉमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन, यानी पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। ठीक है। अगर मैं इसके साथ एक वर्ड और जोड़ दूं, पी, फाइलोजेनेटिक, यानी कि जातिवृत्तीय अध्ययन, तो मैं से अब वर्गीकी ना कहूंगा, अब मैं से क्या कहूंगा, सिस्टेमैटिक्स कहूंगा। क्या कहूंगा, सिस्टेमैटिक्स कहूंगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो, सिस्टेमैटिक्स कहूंगा। ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी के मूल तत्व क्या है, तो जीवों की पहचान करना, नामकरण करना और वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जीवों को सही वैज्ञानिक जैविक नाम कैसे दिया जाता है। उसे देने के लिए हमें जीवों की समानताओं और विशिष्ट विभिन्नताओं के आधार पर क्या करना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है। ठीक है ना, यानी जीव में कितनी समानताएं हैं और कितनी विभिन्नताएं हैं। अगर समानता है तो उसे हम एक जगह रख देंगे, और कुछ विभिन्नताएं तो हम अलग कर देंगे। तो जीवों की कुछ समानता और कुछ विशिष्ट विभिन्नताओं के आधार पर हम किसी पौधे का या किसी जीव का या किसी जंतु का हम एक वैज्ञानिक नाम दे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहता है कि वर्गीकी एंड टैक्सोनॉमी में श्रेणियों पदों को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, रैंक्स को क्या कह देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको भी पता है। इस वर्गीय की श्रेणियां कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। आपको ये हिंदी नाम की जगह ये इंग्लिश नाम रखना है, टैक्सोन। क्या कहेंगे हम इसे, टैक्सोन कहेंगे। ये हमसे पूछ रहा है जो वर्गीय की पदानुक्रम है, जिसमें जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति आती है, उनमें हर एक कैटेगरीज को, हर एक श्रेणी को, हर एक रैंक को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम टैक्सोन कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जंतुओं या प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। अब ये प्राणी की बात कर रहा है, यानी कि जन एनिमल की बात कर रहा है। ये हमसे प्लांट की बात नहीं कर रहा, ये हमसे एनिमल की बात कर रहा है। तो ये काम कौन करेगा, ICZN करेगा। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको ICBN के बारे में बताया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये प्लांट पे काम करेगा, यानी प्लांट का नामकरण करेगा। पर जब जंतुओं का नामकरण की बारी आएगी तब कौन काम करेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर करेगा। यानी 17 नंबर इसका, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रत्येक वैज्ञानिक नाम में कितने घटक होते हैं। आपको भी पता है केवल 2 घटक होते हैं, एक वंश और एक क्या होती है, जाति होती है। बार बार बताने की अब जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। जैविक नाम यानी बायोलॉजिकल नेम में पहला शब्द क्या होता है, तो पहला शब्द क्या होता है, वंश होता है। दूसरा क्या होता है, जाति संकेत पद। दूसरा तो जाति संकेत पद है, पहला पूछा हमसे तो ये वंश हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे ये कहता है एक जैविक नाम बायोलॉजिकल नेम में शब्द कैसे लिखे जाते हैं। रेखांकित करते हैं, तिरछे लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं, या ए व बी दोनों। देखो गौर से, जब भी हम किसी का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो पहली बात हमें ये देखना पड़ता है, या तो हम उसे, क्योंकि वो लैटिन भाषा में नाम है, अगर हमें लैटिन भाषा को शो करना है तो या तो हम उसे इटालिक लिखें या तिरछे लिखें, या फिर क्या लिख रहे हैं, अंडरलाइन करें। अगर हम टाइप कर रहे हैं तो हम इटालिक लिख सकते हैं। अगर हम हाथ हैंड रिटन कर रहे हैं या हाथ से लिख रहे हैं तो हम उसे अलग अलग वंश और जाति को अंडरलाइन कर देंगे, तो रेखांकित भी और तिरछे अक्षरों में भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारे अक्षर बड़े नहीं होने चाहिए, ओनली फॉर वंश का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए और जाति के सारे अक्षर छोटे होने चाहिए।
ओनली फॉर वंश का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे अक्षर कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। आपको पता है अच्छे से, जैसे कि मैंजीफाई इंडिका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसमें एम कैपिटल है, बाकी सारे लेटर कैसे हैं, स्मॉल है। इंडिका में सारी स्मॉल है, तो आपको याद रखना मैंजीफेरा इंडिका, या तो उसे क्या करो अंडरलाइन करो, या फिर क्या करो उसे इटालिक लिखो। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा, मैंजीफेरा इंडिका का उदाहरण नामकरण किस नियम को दर्शाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, कि किस नामकरण को दर्शाता है, ये द्विपद नाम हो जाता है 9, ये जैविक नामों में लैटिन भाषा हो जाता है 9, ये जैविक नामों में रेखांकित करने तिरछा कर लिखने को उपयोग को दर्शाता है 9, ये जैविक नामों में अक्षरों के पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन की उपयोग को दर्शाता है, यानी इसमें देखो हमने कैपिटलाइजेशन दिखाया गया है ना, तो उसने अंडरलाइन किया है ना, यहाँ हमें कुछ और बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर डी ही हमें ये बता रहा है कि मैंजीफेरा का इंडिका जो आम का उदाहरण है, ये दर्शाता है कि वंश को दर्शाने वाला जो पहला शब्द है बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में शुरू होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही लग रहे थे, पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विभिन्न स्तरों पर टैक्सा के बीच क्या संबंध है। टैक्सा क्या होता है, जैसे वो पर्टिकुलर एनिमल्स या प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या हो जाएगा, वे क्या होते हैं, एक पदानुक्रमित हायरार्किल का एक क्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, विभिन्न स्तरों पर टैक्सा के बीच क्या संबंध है, ये असमंजस है, बिल्कुल गलत बात है। परस्पर अन्य यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जुड़े हुए, ये यादृच्छिक रैंडम है, ये भी बात गलत है। ये क्या होते हैं, पदानुक्रमित है, हायरार्की में सीरीज में बंटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि टैक्सा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सही विकल्प चुनिए। गेहूं एक टैक्स है, बिल्कुल, गेहूं एक टैक्स है, ये बात मैंने कहा था ना, जैसे कि गेहूं एक किसी फैमिली में आ रहा है, फैमिली तो टैक्सोन हो जाएगी, उस फैमिली को हम टैक्सोन कहेंगे, पर गेहूं को हम क्या कहेंगे, टैक्सा कहेंगे। आपको टैक्सोन और टैक्सा में डिफरेंस आना चाहिए। टैक्सोन तो उस सीरीज के किसी को, जैसे जगत संघ वर्ग, ये सभी टैक्सोन है, बट उनके कोई भी मेंबर अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो बिल्ली है, कुत्ता है, भैंस है, गाय या बकरी है, कोई भी है, जैसे इसमें गेहूं आया तो गेहूं एक टैक्सा है, ठीक है। पौधे प्लांट्स एक टैक्सा बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जंतु एनिमल्स भी टैक्सा बनाते हैं, सभी बात सही है, तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विभिन्न स्तरों पर टैक्सा के बीच क्या संबंध है, ठीक है ना। विभिन्न स्तरों पर टैक्सा के बीच क्या संबंध है, ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया ना अभी, सॉरी, है ना। ये असंबंधित होते हैं, परस्पर अन्य होते हैं, पदानुक्रमित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, आधुनिक वर्गीकीय अध्ययन के लिए आवश्यक घटक क्या होते हैं। हमें अब आधुनिक वर्गीकरण करना है, पहले मेरी बात सुनो। आपसे पूछे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आप अरस्तू करोगे, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी तो आप लीनियस करोगे। यहाँ पे आधुनिक वर्गीकरण की बात आ रही है, तो उसके लिए आवश्यक घटक क्या हो जाएंगे, उसके लिए आवश्यक घटक हमारे पास सिर्फ क्या है, बाह्य और आंतरिक संरचना। पहले अगर हम सिर्फ पौधे को बाहर से स्टडी कर रहे हैं और उसकी क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये कैसा होगा, एक आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्गीकरण होगा। पर जब हम किसी प्लांट को बाहर से भी और अंदर से दोनों तरफ से देख के इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। बट हम उसे बाहर से भी देख रहे हैं, अंदर से भी देख रहे हैं, उसकी कोशिका भी देख रहे हैं, उसकी विकास प्रक्रिया फाइलोजेनेटिक को भी देख रहे हैं, विकास में कौन से पौधे पहले आए, कौन से पौधे बाद में आए, तो ये आधुनिक वर्गीकरण की एक कौन सी प्रणाली हो जाएगी, जाति वर्गीय वर्गीकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जाति वर्गीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तीन टाइप का होता है, एक कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक जाति वर्गीय होता है। तो ये तीनों चीज शामिल किसमें हो जाएगी, जाति वर्गीय में, और ये आधुनिक वर्गीकरण की क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है। वर्गीकरण की मूलभूत क्रियाएं क्या होती है, पहले कैरेक्टर देखो, पहचान करो, वर्गीकरण करो या नामकरण करो। क्या आप इस चीज को उत्तर को सही मानते हो, सोचो मन ही मन में, क्या यह उत्तर सही है क्या। अब क्या अगला क्रम सही है, वर्गीकरण, नामकरण और पहचान, अभिलक्षण, पहचान और विकास प्रक्रिया, कोशिका की संरचना, बाह्य आंतरिक संरचना, पारिस्थितिकी की जानकारी, क्या ये सही है। वर्गीकरण की मूलभूत प्रक्रियाएं क्या होती है, पहले कैरेक्टर देख लो, फिर पहचान कर लो, वर्गीकरण कर लो और नामकरण कर लो, यानी हम इससे पहले ये चीज को रखेंगे, पर इसके बाकी ऑप्शन सेट बैठते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 26 में क्या हो जाएगा, अभिलक्षण, यानी कि कैरेक्टर देखो, फिर पहचान करो, फिर नामकरण करो, फिर लास्ट में वर्गीकरण करो, ये चारों प्रक्रिया शामिल होती है ऑप्शन नंबर 26 की, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि प्रारंभिक वर्गीकरण किस पर आधारित थे। प्रारंभिक वर्गीकरण की बात हो रही है सिर्फ, अगर हम प्रारंभिक वर्गीकरण की बात करें तो विभिन्न जीवों के उपयोग क्या थे, बस उन उपयोगों के आधार पर अरस्तू ने उनको बांट दिया था, ठीक है ना। किसी में सेल वॉल है नहीं है वो कुछ नहीं देखा, बस इतने देखा उनका उपयोग क्या है, बस उनके उपयोग के आधार पर उनको
अलग अलग श्रेणियों में अरस्तु ने बांट दिया था। तो प्रारंभिक वर्गीकरण विभिन्न जीवों के उपयोग के आधार पर था। ना कोशिका देखी हमने, ना कोई बाहरी संस्था देखी, ना कोई विकास की प्रक्रिया देखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। शब्द वर्गीकरण विज्ञान, शब्द वर्गीकरण विज्ञान जो होता है, सिस्टमैटिक्स का अर्थ क्या होता है? जीवों का अध्ययन, नौ जीवों का अध्ययन बायोलॉजी में आता है। जीवों की क्रमबद्ध व्यवस्था, ये वर्ग की पदानुक्रम होता है। विकासवादी संबंधों का अध्ययन, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में अगर मैं क्या जोड़ दूं, पी जोड़ दूं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जोड़ दूं, तो वो क्या कहलाता है हमारा? वर्गीकरण विज्ञान सिस्टमैटिक्स कहलाता है ना। यानी हमने विकासवादी संबंधों का भी अध्ययन कर लिया। हमने पहले उसका क्या कर लिया? आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पहचान कर ली। फिर मैंने उसका क्या कर दिया? नामकरण भी कर दिया, यानी नोमेनक्लेचर भी कर दिया। फिर मैंने उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन भी कर दिया। पर एंड में मैंने उसको साथ क्या कर दिया? जातिवर्तीय संबंधों का भी अध्ययन कर लिया। तो ये ऐसे विज्ञान को हम क्या कहेंगे? सिस्टेमैटिक्स कह देंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किसने अपने प्रकाशन के शीर्षक के रूप में सिस्टेमा नेचुरी का उपयोग किया था? तो आपको मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, कार्लोस लिनियस की बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? द्विनामकरण पद्धति के बारे में बताया था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं कि वर्गीकरण की प्रत्येक श्रेणी को नाम दिया गया है। टैक्सोन वर्गी की इकाई, वर्गी की श्रेणी, वर्गी की रैंक। आप इसका जवाब आराम से दे सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोन कहते हैं, क्योंकि हमने इस पर पहले ही डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि समग्र वर्गीकीय व्यवस्था ओवरऑल टैक्सोनोमिक अरेंजमेंट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात पूछी गई है कि अगर समग्र वर्गीकीय व्यवस्था की बात करें, टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट की बात कीजिए, तो एक शब्द क्या आएगा? वो आपको भी पता है, वर्गीकीय पदानुक्रम आएगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। कीटो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 22 हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि कीटों में कौन से सामान्य लक्षण होते हैं जो उन्हें पहचानने योग्य बनाते हैं और वर्गीकरण के योग्य बनाते हैं? आपको पता है कीट किस संघ में आते हैं? कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। ठीक है ना। कीट आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में। अब आर्थ्रोपोडा संघ का नाम आर्थ्रोपोडा क्यों है? क्योंकि आर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स, पोडा का मतलब पैर, यानी जॉइंट्स वाले पैर, यानी संधि युक्त उपांग, संधि युक्त पैरों के 3 जोड़े, इन्हें हम हेक्सापोडा भी बोलते हैं। आप कोई भी कीट देखो, सारे कीट आर्थ्रोपोडा में आते हैं ना। और उन कीटों में क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं, पैरों में जॉइंट्स होते हैं, तो इसलिए इन संघ का नाम ही आर्थ्रोपोडा है। तो संधियुक्त पैरों के 3 जोड़े, इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि वर्गीकीय पदानुक्रम में प्रत्येक पद या टैक्सोन क्या दर्शाता है? वर्गीकरण की इकाई, एक विशिष्ट जैविक इकाई, या फिर कुछ और? बताओ। असल में वर्गीकीय पदानुक्रम में प्रत्येक पद टैक्सोन वर्गीकरण की इकाई को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, यानी दिखाता है कि वो एक वर्गीकरण की इकाई है, जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, है ना, ये सब। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय वर्गीकरण में सामान्यतः कितनी श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है? हम जब भी बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की, वो सात ही होती है। आप काउंट करो मन ही मन में। सबसे पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। आपसे इनका नंबर पूछ सकते हैं कि मेनली कितनी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है, तो ये 7 टाइप की क्या होती है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि वर्गीकरण की मूल आवश्यकताएं क्या होती है? ठीक है ना। वर्गीकरण की मूल आवश्यकताएं क्या होती है? किसी व्यष्टि या जीव के समूह के पर्यावरण का ज्ञान, नौ। किसी व्यष्टि या जीव के समूह के व्यवहार का ज्ञान, बिल्कुल नहीं। किसी व्यष्टि या जीव समूह के लक्षणों का ज्ञान, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? वर्गीकरण टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की मूल आवश्यकता होती है कि हमें उसके जीव यानी जो व्यष्टि है, यानी मैं अगर अपने सेल्फ की खुद की बात कर रहा हूँ तो एक व्यष्टि होती है। पर मेरे जैसे बहुत सारे होमोसेपियंस एक जगह बैठे हो तो वो क्या बन जाएगी? एक समष्टि बन जाएगी, पॉपुलेशन बन जाएगी। पर मेरी जैसी बहुत सारी समष्टियाँ होंगी, अलग अलग जातियों के ग्रुप होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे? समुदाय बोल देंगे, कम्युनिटीज बोल देंगे। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही पूछा है, वर्गीकरण की मूल आवश्यकता क्या होती है? किसी व्यष्टि यानी किसी जीव की समूह के लक्षणों का ज्ञान करना, यानी समष्टि के लक्षणों का ज्ञान करना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कहता है कि वर्गीकीय अध्ययनों में कौन सा मुख्य लक्षण है जो एक जाति को अन्य निकट संबंधी जाति से अलग करता है? ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर उसका जवाब दो। क्या आनुवंशिकता इसका उत्तर हो सकता है? क्या व्यवहार हो सकता है? क्या पर्यावरण हो सकता है? पर इसका जो लास्ट ऑप्शन है ना, सुस्पष्ट आकारिकीय विभिन्नताएं, यानी जो हमें क्लियर दिख रहा है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, यानी दिखने में हम अलग अलग दिख रहे हैं, तो हमें इसे आराम से जातियों को अलग अलग कर सकते हैं।
कुछ जाति अलग होती है, जैसे कि आप पैंथरा लियो देख लो, पैंथरा टाइग्रस बाघ को देख लो, पैंथरा पार्डस चीते को देख लो। तीनों जातियों में दिखने में पता है ये शेर है, ये बाघ है, चीता है ना, हम आराम से बता सकते हैं। तो इन तीनों की जातियाँ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि जीवों के वैज्ञानिक नामों में वंश जीनस क्या दर्शाता है। वो हमें दर्शाता है कि वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द, वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द, वैज्ञानिक नाम का तीसरा शब्द और वैज्ञानिक नाम का अंतिम शब्द। वैज्ञानिक नाम में सिर्फ दो ही शब्द होते हैं, पहला और दूसरा, तो उसमें जीनस क्या दिखाएगा हमें, वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द। कोई डाउट नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38, वर्गीकी वर्गीकरण में जातियों को वंशों के समूहित करने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये होता है, एक मिनट रुकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि वर्गीकी वर्गीकरण में जातियों को वंशों की समूहित करने का उद्देश्य सिंपल सा होता है कि वो क्या कर दे, यानी कि वो निकट संबंधित जातियों का समूहन कर ले, यानी जो पास पास में कुछ जातियां होती हैं उनका क्या कर दे, ग्रुप बना दे। तो ये क्या बन जाएगा, एक वंश बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, वंश। यानी बहुत सारी जातियां अगर आगे जो पास पास में जिन जाति जो आपस में संबंधित है, वो क्या बना देगी, एक वंश का निर्माण कर देगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि कौन सा वंश जीनस पैंथरा से भिन्न है ना, कौन सा वंश जो है वो पैंथरा से भिन्न है। क्या सोलेनम है, क्या फैलिस है, क्या होमो है, क्या मेंजिफेरा है। हमसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक ऐसा कौन सा वंश है जो पैंथेरा से भिन्न है ना, पैंथेरा से भिन्न है। हल्का सा भिन्न देखना, ऐसा नहीं बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। ये जो फैलिस है ना, फैलिस, ये एक वंश किसका, बिल्ली का, कैट का एक वंश है, पर वो पैंथेरा से थोड़ा सा अलग है, पर इनकी फैमिली क्या है, दोनों की सेम है, वो है फैलिडी। यानी फैमिली का नाम है फैलिडी। उस फैलिडी फैमिली के अंदर फैलिस भी आता है और पैंथेरा जीनस भी आता है, दोनों ही वंश आते हैं। तो ऐसा वंश फैलिस जो पैंथेरा से भिन्न है, तो कौन सा हो जाएगा, फैलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बिल्ली और कुत्ते यानी कैट्स एंड डॉग्स अपने वर्गीकी वर्गीकरण में किस प्रकार भिन्न है। एक ही कुल में है, अलग अलग जाति में, अलग वंश में व अलग अलग कुल में है। आप इसका जवाब सोचो, इसका जवाब बिल्कुल अलग है। वे अलग अलग कुल में है, क्योंकि बिल्ली की फैमिली कौन सी होती है, फैलिडी फैमिली होती है। कुत्ते की फैमिली कौन सी होती है, कैनिडी होती है। बिल्ली की फैमिली का नाम तो फैलिडी है, कुत्ते की फैमिली का नाम क्या है, कैनिडी है। दोनों ही एक में आती है, कार्निवोरा गण में आती है, यानी कि ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, मांसाहारी वाला हो जाएगा। 41 कहता है कि वर्गीकी वर्गीकरण में एक गण दूसरे गण से भिन्न करने वाली मुख्य विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि एक टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें एक ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर से हमें अलग करना है, तो उसमें समान लक्षण देखने पड़ेंगे हमें। क्या देखने पड़ेंगे, समान लक्षणों की संख्याएं देखनी पड़ेगी, तब जाके हम उसे क्या कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे। आप देखते हैं ना, एक गण है जो एक उच्च वर्ग की श्रेणी होती है, उसमें लक्षण भी समान होंगे, है ना। तो आप देखते हो कि ये जो गण बनता है वो बहुत सारे कुलों का एक समूह होता है ना। तो हमें उनके जो समान लक्षण है उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एक अलग गण को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है, पोलीमोनियल्स मुख्य रूप से पुष्पीय विशेषता बताते हैं। कौन सा जंतु गण है जिसमें फैलिडी और कैनिडी कुल शामिल होती है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, कॉर्निवोरा एक ऐसा गण है जिसके अंदर फैलिडी फैमिली भी आ जाएगी और कैनिडी फैमिली भी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि गण जो प्राइमेटा है उसमें गण कार्निवोरा किस वर्ग से संबंधित है। गण यानी ऑर्डर एक प्राइमेटा है हमारा, ह्यूमन का ऑर्डर भी कौन सा प्राइमेटा है ना। उस प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर जो होता है कॉर्निवोरा गण भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये दोनों किससे संबंधित हैं, दोनों ही एक ही वर्ग में आएंगे। उस वर्ग का नाम क्या होगा, मेमेलिया, स्तनधारी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये एवीज अलग पक्षियों का ग्रुप हो जाएगा, रेप्टिलिया सांपों का हो जाएगा और फिशेस मछलियों का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं हम। 44 बोलता है हमसे कि सभी जंतुओं को संघ कोडेटा में शामिल करने के लिए किस सामान्य विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से मैंने क्लास में पढ़ाया भी है कि पृष्ठरज्जु और पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र दोनों की प्रेजेंस होती है ना। जंतुओं में एक संघ फाइलम कोडेटा में शामिल करने के लिए कुछ सामान्य विशेषताएं चाहिए हमें। पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, क्या ये हो सकता है, नो। पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र, नहीं।
पृष्ठ रज्जु के साथ क्या होना चाहिए, खोखला तंत्रिका तंत्र। इन दोनों की उपस्थिति से हम क्या जाएंगे, कोडेटा संघ का निर्माण कर देंगे। 45 क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन सी उच्च श्रेणी है जो कुछ समान लक्षणों वाले पादपों के वर्गों को शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, यानी हम पादपों की बात कर रहे हैं, वह कौन सी उच्च श्रेणी है जिसमें कुछ समान लक्षणों वाले पादपों के वर्गों को शामिल, यानी सबसे बड़ी कैटेगरी देखनी है, वो भी सिर्फ प्लांट में। वर्ग बड़ी है, गण उससे छोटा है, संघ बड़ा तो है पर संघ जंतुओं में आता है, हमसे पादप के बारे में पूछ रहा है, जंतुओं के बारे में पूछ नहीं रहा। अब संघ के पैरेलल कौन आता है पादपों में, प्रभाग आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभाग, जिसे अपने इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि जंतुओं के वर्गीकरण की प्रणाली में सबसे उच्च श्रेणी कौन सी है, संघ कोडेटा है, संघ जगत एनिमेलिया है, गण प्राइमेटा है, या वर्ग मैमेलिया है। ठीक है ना, जंतुओं के वर्गीकरण की प्रणाली में सबसे उच्च श्रेणी, हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, आपको पता है कौन सी है, जगत एनिमेलिया, क्योंकि यहाँ पे जगत के नाम पे कोई भी प्लांट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जगत सबसे बड़ा होता है और ये एनिमेलिया पे लिखा हुआ पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि जैसे जैसे हम जाति से जगत की ओर उच्च श्रेणी में जाते हैं, सामान्य विशेषताओं की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि जातियों में समान लक्षण, जनरल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तभी वो जाति एक जाति बनती है ना। जैसे हम होमोसेपियंस है, हमारे सब में समान लक्षण पाए जाएंगे। ये हमसे पूछ रहा है कि जैसे जैसे हम जाति से जगत की ओर उच्च श्रेणी में जाते हैं, तो सामान्य विशेषताओं की संख्या में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है ना, तो सामान्य विशेषताएं क्या जाएगी, घट जाएगी। सबसे ज़्यादा सामान्य विशेषताएं कहाँ होगी, जाति में होगी, फिर वंश में और कम हो जाएगी। ऊपर जैसे जैसे जगत की ओर जाएंगे, तब ये सामान्य विशेषताओं की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो याद रखना आपको, जब भी आप जाति से जगत की तरफ जाओगे तो सामान्य विशेषताएं क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ हमारे पास, हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 करेंगे। 48 को नंबर क्वेश्चन में ये लिखा है कि जैसे जैसे श्रेणी कैटेगरी उच्च होती जाती है, ठीक है ना, जैसे जैसे श्रेणी कैटेगरी उच्च होती जाती है, वैसे वैसे अन्य वर्गों के साथ निर्धारित करने की कठिनाई में क्या परिवर्तन होता है। अब क्या आप किसी जाति को अलग करना आसान है, किसी जगत को अलग करना आसान है, क्योंकि आप भी देखते हो, आप स्पष्ट देख के बता सकते हो ये प्लांट है, ये एनिमल है। क्या आप एक ही जाति के, यानी आपके पास बहुत सारी जाति सामने अलग अलग पड़ी है, जंतुओं की या पादपों की, तो क्या बता पाओगे ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, क्योंकि वहाँ पे सामान्य लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं। जातियों में क्या होते हैं, आपस में सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो उनको अलग करना, वर्गीकरण करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि जगत को, जगत संघ, इनको ऊपर वाली कैटेगरीज को वर्गीकृत करना बहुत आसान होता है। तो इस क्वेश्चन का आप उत्तर मेरे बोलने के हिसाब से छांट लो, क्योंकि अन्य वर्गों के साथ संबंधित निर्धारित करने की कठिनाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे टेक्सा के साथ संबंध निर्धारित करने की कठिनाई में क्या परिवर्तन आता है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जाति से जगत की तरफ जाएंगे, तब क्या होती जाएगी, हमारी वर्गीकरण करना और कठिन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देख लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है जैसे जैसे हम वर्गीकीय पदानुक्रम में ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे वर्गीकरण की समस्या में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम वर्गीकीय पदानुक्रम में ऊपर की ओर जाते हैं, जाति से जगत की तरफ जाते हैं, तब क्या प्रॉब्लम आएगी, वर्गीकरण की समस्या अधिक जटिल हो जाती है, तब उन्हें डिवाइड करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब सामान्य लक्षण बहुत कम हो जाएंगे, अब उन्हें डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, आप मुझे समझ रहे हो ना, जैसे हमने जाति की बात की, जाति में क्या समावेश हो जाता है, तो हमने अलग आराम से डिवाइड कर दिया। बट आगे जाके हम क्या करेंगे, जगत में अब समावेशन खत्म हो जाएंगे, तब हमें डिवाइड करना और मुश्किल हो जाएगा। तो वर्गीकरण की समस्या अधिक जटिल हो जाती है जैसे जैसे हम जाति से जगत की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि विभिन्न जातियों के वर्गीकीय अध्ययनों के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, पहला लाभ तो है कृषि, वानिकी, उद्योग और सामान्य रूप से हमारे जैव संसाधनों और उनकी विविधता को जानने में, यही सबसे बड़ा है। मनोरंजन में, चिकित्सा में, कला डिजाइन में, इन सब में तो होता है, पर सबसे ज़्यादा उपयोग यहाँ पे कृषि में, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री में, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज में, और सिंपल जैव संसाधन यानी कि बायो रिसोर्सेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन अभी भी बचते हैं, मैंने आज आपको लगभग क्वेश्चन सोल्व करवाए 50, कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, या तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या फिर पहले क्वेश्चन को सॉल्व, पहले मैटर को पढ़ेंगे, है ना। तो आपको जो भी कमी लगे, जो भी चीज़ डाउट लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, तो मेरे द्वारा उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।